हाँ जी, कैसे हो सब। सीधा सीधा टॉपिक पर आते हैं, एक भी मिनट हमने वेस्ट नहीं करना। देखो यार, होता क्या है कि आप अगर सीए इंटर या फाइनल वाले हो तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। फाउंडेशन वाले भी हो तो भी जरूर सुनो इस वीडियो को, लेकिन इंटर और फाइनल वाले बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आपको पास करने के लिए मेरा पूरा जोर लगाने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पावरफुल मिलने वाला है। आप सभी लोग सीए करने के लिए जो कर सकते हो वो करते हो। ये चीज पता नहीं आप कभी अपने अंदर फील करते हो, या हमेशा अपने आप को यही समझते हो कि हम तो सिर्फ मतलब हमारी तो बुराई होती है कि पढ़ते नहीं हो या उस लेवल पर नहीं पढ़ते हो। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं है। बहुत कुछ आप ऐसा करते हो जो शायद एक आम इंसान ना करता हो। देखो, आप कई बार एक जगह से पढ़ के आपको तसल्ली नहीं हुई, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो दो दो तीन तीन जगह पर भी आप क्लासेस के लिए पैसे खर्च देते हो। सेम सब्जेक्ट के लिए दो दो तीन तीन बार भी मैंने देखा बच्चों ने क्लासेस ली होती हैं। उसके बाद आप मेंटरशिप के लिए भी पैसे खर्च देते हो। आप प्लानिंग तक बाय करते हो कि मैं इस हिसाब से प्लानिंग करवाऊं ताकि मेरा सब कुछ परफेक्ट जाए। लेकिन क्या इसका रिजल्ट पर ऐसे इफेक्ट पड़ता है कि जितना पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं है ना। मतलब जितनी फैसिलिटीज आ गई हैं उस हिसाब से रिजल्ट तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा। मेरे ख्याल से तो उल्टा डिक्रीज ही हो जाता है। अब आज मैं आपको जो राज बताने लगा हूं, अगर आपने मेरे इस पूरी बात को ध्यान से अंडरस्टैंड किया, समझा, तो यार आपने अगर ज्यादा पैसे भी ऑलरेडी खर्च चुके हो ना, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा आपको अपने ये जो बैलेंस टाइम हमारे हाथ में है, मैं 85 डेज प्लस बोलूंगा, ठीक है, कुछ ज्यादा ही अभी 85 से 2 4 5 दिन। तो आप इस दिन को जैसे मैं बोलूंगा थोड़ा पेशेंस रख के यूटिलाइज करोगे, क्योंकि जो मैं बताने लगा हूं उसमें मेरा अपना सारा एक्सपीरियंस, अपने टाइम का भी जब मैं सीए करता था, तो उसके बाद मेरा जो भी बच्चों के साथ आफ्टर 2009 मैं जब टीचिंग की लाइन में आ गया था, सारे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं सारा निचोड़ आज आपको देने लगा हूं कि पास होने के लिए करना क्या चाहिए हमें, जो हम करते ही नहीं है। अभी आप सोचोगे कि मैं बोल रहा था कि आप बहुत कुछ करते हो, लेकिन ये नहीं करते जो मैं बताने लगा हूं। ये करना जो है, जो बच्चा इसको पहली बार ही कर लेता है वो फर्स्ट टाइम पास हो जाता है। ठीक है, जो बच्चा सोचता है कि ये यार ये थोड़ा मुश्किल है करना, है ना, इसके बारे में बाद में सोचूंगा, तो वो 3 4 अटेम्प्ट लगाकर फिर वैसे पेशेंस नहीं रहती, फिर उसको जो मैं बताने लगा हूं जब ये बताया जाता है उसको लगता है कि यार मेरे में पेशेंस नहीं है, कोई शॉर्टकट बताओ। जबकि सोल्यूशन एक ही है जो आज मैं आपको देने लगा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, अगर मैं ये बोलूं हमारे पास चलो 85 प्लस डेज हैं अभी, है ना, 85 प्लस हैं अभी। मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ करने के लिए 90 मान लेता हूं कि हमारे पास 90 डेज अभी भी हाथ में हैं फॉर नवंबर 2022 एग्जाम्स के लिए। अगर मैं इसके 3 पार्ट कर दूं कि 30 डेज, 30 डेज और 30 डेज, जो रियलिटी है वो ये है कि मेरे मेरे हिसाब से मोस्टली ये 2 महीने तो हम सिर्फ अपने हिसाब से, क्योंकि सिलेबस में मेरा बहुत कुछ पेंडिंग रहता होगा, या सिलेबस में अभी जो पिछली बार एग्जाम दिए थे जिन बच्चों ने, क्योंकि जिनकी तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, एक तो वो केस होगा, अभी आप शायद वीडियो सुन रहे हो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट आपकी नवंबर में, कुछ बच्चों की बार बार भी अटेम्प्ट लग चुकी है। लेकिन चाहे बार बार भी लग चुकी है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता किसी बच्चे का कि वो बोले चलो मैंने तो सिर्फ रिवीजन ही करनी है। उसको भी लगता है चेंजेस आ गई, ये आ गया, वो आ गया, पिछली बार अच्छे से नहीं पढ़ा, वो भी दोबारा चीजों को पढ़ना शुरू कर देता है, चैप्टर बाय चैप्टर वो भी चीजों को स्टार्ट कर देता है। अब जब हमारे पास ये जो लास्ट 30 डेज हैं, इनमें से भी बहुत सारे दिन हम अपने स्टडी के शेड्यूल में यूज कर देते हैं, और जब हमारे पास 15 20 दिन हाथ में बच जाते हैं, वहां पे जाके हमारे पास आरटीपी होता है, जब कोई लेटेस्ट मॉक टेस्ट आए हम वो देखने लग जाते हैं। और वो देखते वक्त कॉन्फिडेंस दोबारा लूज होता है कि जो मैंने रिवीजन में किया इस बार भी मैं ये चीजें, जब मैं आरटीपी पास्ट पेपर्स पर देख रहा हूं तो मेरा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं बन रहा। अब कहां पे आपको अपने पेशेंस को थोड़ा सा मतलब यूज करके इस अप्रोच को छोड़कर किस अप्रोच पर शिफ्ट होना है। अब देखो, मेरी बात को जरा यहां पर ध्यान से सुनो। ठीक है, जो आपका पेंडिंग काम है, अगर आप उस पेंडिंग काम को एक टाइम स्लॉट दे लो
कि मैं सुबह के 4 घंटे सिर्फ अपना जो पेंडिंग काम है वो देखूंगा, उस 4 घंटे के अलावा मैंने पेंडिंग काम नहीं देखना। अब ये 4 घंटे चाहे मुझे डेली अभी 2 महीने मुझे ये डेली 4 घंटे अपने पेंडिंग काम पर लगाने पड़े, मैं लगा दूंगा। बाकी जो मेरा डे का टाइम है, जिस बच्चे ने मान लो 10 घंटे डिवोट करना है उसके पास 6 घंटे का टाइम है, जिसने 12 घंटे स्टडी करनी है उसके पास 8 घंटे का टाइम है। तो ये डे में आपका कम ज्यादा भी होता रहता है, लेकिन एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूं 8, कभी 7, कभी 6, है ना, ऐसे चलेगा आपका बैलेंस टाइम 4 को छोड़कर जिसमें आपने पेंडिंग काम करना है। अब यहां पे आपका आ रहा है रिवीजन का काम। अब आप रिवीजन कैसे करते हो मुझे सारा पता है, लेकिन रिवीजन होनी कैसे चाहिए? देखो बात क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर कोई सीए इंटर का बच्चा है, मान लो चाहे आप फाइनल के हो तो भी मेरी बात को समझो, सिर्फ एग्जांपल इंटर की ले रहा हूं। अगर कोई सीए इंटर का बच्चा है ना, वो इनकम टैक्स के टैक्सेशन सब्जेक्ट के जो सेकंड मॉड्यूल है जिसमें 5 हेड्स हैं हमारे, वो वहां से आगे नहीं बढ़ पाता, वो उन हेड्स में ही फंसा रह जाता है। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी तो चलो वो मुश्किल से कर लेता है, अगर बिजनेस प्रोफेशन हेड की बात बोली जाए, कैपिटल गेन्स की बात बोली जाए, वो उनमें ही अपनी जिंदगी बसा के बैठ जाता है कि ये ना तो मुझे बहुत डिटेल में समझ आ रहे हैं, चाहे मैंने 2-3 बार भी टीचर से समझ लिए, चाहे मैंने जितने मर्जी पैसे खर्च लिए, लेकिन इन चैप्टर्स को जब मैं सारे कंप्लीट करके दोबारा फिर सारा सिलेबस खत्म करके क्वेश्चंस उठाता हूं तो फिर मुझे डर लगता है कि मेरे को वो अभी भी हेड्स अच्छे से नहीं आते, तो मैं दोबारा हेड्स वाले मॉड्यूल में ही आ जाता हूं, पेपर में जाके भी हेड्स वाला मॉड्यूल ही रिवाइज करता रह जाता हूं। लेकिन ये चीज आप खुद नोटिस करना, चाहे सारे पास पेपर खोल के चेक कर लो, जो आपका थर्ड मॉड्यूल है, जितनी ज्यादा उस मॉड्यूल की प्रैक्टिस करोगे, उस मॉड्यूल की प्रैक्टिस, उतने ज्यादा आपके पेपर में मार्क्स आएंगे। अब उसके पीछे वजह क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका क्लबिंग चैप्टर, आपका सेट ऑफ चैप्टर, आपका डिडक्शंस का चैप्टर, आपका टीडीएस का चैप्टर, आपका रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर, और सबसे बड़ी बात, मेन चीज पर आ रहा हूं, आपका जो असेसमेंट टोटल इनकम कैलकुलेट करने वाला चैप्टर इंडिविजुअल का, वो उस चैप्टर में दिया गया है। अगर मैं जब भी किसी बच्चे को कहता हूं कि सीधा असेसमेंट वाला चैप्टर उठाओ, अगर आपने इनकम टैक्स को एक बार अच्छे से समझ लिया, अब पहले असेसमेंट वाला चैप्टर उठाओ, टोटल इनकम कैलकुलेट करने वाला, वो चैप्टर उठाकर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। और उसको उसका आगे से एक ही जवाब होता है, अभी हेड्स अच्छे से नहीं आते तो कैसे प्रैक्टिस कर लूं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? देखो अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इसको मैंने किसी और चीज के साथ रिलेट करना है। सीए फाइनल वाले बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, ये ना सोचना कि इंटर में क्यों पर्टिकुलरली चला गया हूं। मैं इस एग्जांपल को एक बहुत ही बड़े लॉजिक के साथ जोड़ने वाला हूं, अभी आगे अभी आपको बताता हूं। अब देखो मैं आपको कहने क्या लगा हूं, अब अगर कोई बच्चा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का चैप्टर उठाकर, टोटल इनकम वाला मतलब चैप्टर उठाकर, उसमें कोई एक क्वेश्चन उठा लिया, मान लो स्टडी की फर्स्ट एग्जांपल को उठा लिया, अब क्या फेस करोगे? एक सिचुएशन दी होगी, सिचुएशन के बाद आपके पास आ जाएगा इस पर्सन का बिजनेस हेड से ये इनकम है, इस पर्सन की हाउस प्रॉपर्टी की ये इनकम है, इस पर्सन की कैपिटल गेन से ये इनकम है, ठीक है, इसकी अदर सोर्स की ये इनकम है, उसके बाद इसकी ये डिडक्शन है, उसके बाद ये इसको रिबेट मिलना है या नहीं मिलना है। ये सारी कैलकुलेशन जो है आपकी, जब आप एक एक करके पॉइंट वाइज देखोगे, अच्छा बिजनेस वाले पॉइंट में उस क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अगर आपको वो पॉइंट नहीं याद आ रहा, आप मॉड्यूल 2 खोलोगे, उस मॉड्यूल 2 में इस बिजनेस वाले पॉइंट को बैक रिलेट करोगे कि मेरे को ये पॉइंट याद नहीं आ रहा था, मैंने मॉड्यूल खोल के सारा अच्छे से समझ लिया। हो सकता है 44 एडीए, 44 एडीए के साथ, हो सकता है 32 सेक्शन के साथ, किसी भी सेक्शन के साथ, 36 सेक्शन के साथ आपका ये पॉइंट रिलेट किया गया हो। जब आपने 2-3 बार भी मॉड्यूल से पढ़ा तो भी नहीं आपको समझ लगा, तो शायद अब प्रैक्टिकल उठाया तो आपको समझ लगा, अच्छा मतलब मैंने वहां पे जो समझा था लॉजिक, अब प्रैक्टिकली पता चला कि इसको यूज ऐसे किया जाता है। ऐसे ही हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी का कोई ऐसा पॉइंट हो, आपने चैप्टर को 3 बार कर लिया तो भी जब पॉइंट आया वो आपका फंसा, फिर आपने बैक रिलेट किया, अच्छा मतलब इसको ऐसे डील करते हैं। अब कैपिटल गेन, फिर आपका अदर सोर्स, ये सारा कुछ कर करा के फिर नीचे आपकी इनकम की 2-3 कैटेगरीज बन गई कि एक इनकम आपकी आ गई है, मान लो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म वाला है ना, 112 का आ गया, 112 ए का आ गया, 111 ए का आ गया, फिर आपके पास लॉटरी इनकम आ गई। फिर आपको लग रहा है कि अब यहां पे हेड का तो रोल आया ही नहीं,
मतलब मेन चीज अब आ गई है, हेड में तो टेक्निकल उन्होंने फंसाया ही नहीं मुझे, वो तो चले गए। अब इनकम्स ही चार में तरह की निकल गई जिनके ऊपर अलग अलग टैक्स के रेट्स हैं। अब मेरे को आइडिया नहीं लग रहा मैं ऐसे मिक्स्ड इनकम्स को कैसे टैक्सेबल करूं, है ना। तो ये चीजें कहां से मुझे डिडक्शन लेनी है, कहां से मुझे डिडक्शन नहीं लेनी है, आपको तो इसी चीज में 1 मिनट में कंफ्यूज कर दिया जाएगा। जोर में लगाता रहा हेड्स के ऊपर। तो इस एग्जाम्पल को उठाकर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो एक सीन बता रहा हूं आपको, ये एक सीन बता रहा हूं कि अगर जैसे आप इनकम टैक्स में ये क्वेश्चन उठाकर जहां भी जो भी चीज आपको नहीं याद आ रही, आप बैक रिलेट करते जा रहे हो, जिस भी टॉपिक के अंदर वो पॉइंट है वो खोल के पढ़ते जा रहे हो। जब आपने 10 क्वेश्चंस को ऐसे ही सीधा उठाया, बैक रिलेट किया, उस टॉपिक को समझा, उस क्वेश्चन के ऊपर 1-1.5 घंटा डिवोट कर दिया, फिर आगे बढ़े, चाहे आपका सारा दिन उस चैप्टर पर लग गया, लेकिन अब आपने जो प्रैक्टिस की ना, चाहे आप उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हुए, उसके लॉजिक समझते हुए चाहे 2 दिन भी लगा देते, तो भी आपको इतने प्रैक्टिकल लेवल की नॉलेज नहीं होती थी, वो आपके पेपर में जाके काम आनी है। अब ये अप्रोच, ये वाली अप्रोच सिर्फ इनकम टैक्स में नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स में ऑप्ट करनी है। अब वो कैसे करोगे? इनकम टैक्स में तो चलो असेसमेंट वाला चैप्टर होता है, बाकी आपका अकाउंटिंग है, फाइनल वालों की एफआर है, एसएफएम है फाइनल की, है ना। सेकंड ग्रुप वाले बच्चे होंगे आपके पास डीटी आईडीटी है, ऐसे प्रैक्टिकल बहुत सारे सब्जेक्ट है हमारे। अब मैं एक एक नाम नहीं ले रहा, वीडियो में टाइम ना वेस्ट हो। देखो आप क्या करो, मैं आपको 4 घंटे आपने डेली रख लिए जो आपका पेंडिंग काम है। अब बाकी के टाइम में आप एक फिक्स रख लो, उसमें भी बच्चों की 2 कैटेगरीज हैं। एक बच्चा जिसको लगता है कि मेरा फिर भी काफी लेवल तक सिलेबस हो चुका है, मेरे को चीजों के बारे में नॉलेज है, मैंने पहले भी 1-2 बार पेपर दिए हैं, चलो किस्मत ऐसी थी कि नहीं क्लियर हो पाया, रॉन्ग ट्रैक पे चले गए। एक तो ये कैटेगरी है। एक थोड़ी कैटेगरी मान लो इससे वीक वाली है, पहले मैं इस कैटेगरी के ऊपर बात करता हूं। आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको लगता है हाँ मैंने सारा देखा हुआ है 1-2 बार 3 बार सिलेबस को, लेकिन अभी भी मेरी ग्रिप नहीं है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है पेपर में बैठने का, मैं वहां पे जाके नहीं कर पा रहा, 150 160 180 187 190 तक भी पहुंच जाता हूं, लेकिन मेरा एग्रीगेट नहीं पहुंचता। अब आपको करना क्या है, जो चीजें हम शायद जब एग्जाम के लिए 20 दिन बचते हैं जाकर फिर उन चीजों को उठाते हैं, उनको आज ही उठा लो। डेली बेसिस पर अपना कोई भी सब्जेक्ट ले लो। मान लो हमने जो लेटेस्ट एग्जाम गए हैं, जो भी लेटेस्ट आपके पास पेपर अवेलेबल है, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर अवेलेबल हैं, आप एक पेपर उठाओ, उस पेपर में सीधे क्वेश्चंस में आ जाओ। मान लो मैं बोलूं, मैं फिर से एक इंटर की एग्जांपल लेता हूं, मान लो हमने अकाउंट्स का पेपर उठा लिया, फाइनल वाले बच्चे एग्जांपल को कोरिलेट कर लेना। अकाउंट्स का पेपर उठाया, पहला क्वेश्चन हमारा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में से, दूसरा क्वेश्चन हमारा था सपोज कर लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में से, तीसरा क्वेश्चन था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में से। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, मुझे नहीं याद आ रहा था, मैंने सोल्यूशन से देखा, मुझे पॉइंट लगा हाँ ये मैंने चैप्टर के अंदर किए थे, मैंने वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाके खोला तो मुझे लगा अच्छा अब मुझे वो समझ आ गया कि वहां पे ऐसा लिखते थे, तो वो उसको प्रैक्टिकली ऐसे यूज करते हैं। तो आपने ऐसे 1 बाय 1 करके मिक्स सारे, जैसे सीरियल ऑर्डर में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, दूसरा आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिर चैप्टर मिक्स करके आने शुरू हो गए। आपने एक पेपर को सॉल्व किया रात तक, तो आपने सिलेबस के अंदर बहुत सारे एरियाज में जाके अपनी नॉलेज गेन की, टॉपिक्स के अंदर जाके उन चीजों को प्रैक्टिकली डील किया। दूसरे दिन दूसरा पेपर उठाया, तीसरे दिन तीसरा पेपर उठाया। जिस बच्चे की ज्यादा कैपेसिटी है, एक दिन में वो हो सकता है 1.5 पेपर कर ले, 2 पेपर कर ले। इसके साथ जैसे जैसे इंटरेस्ट आगे बढ़ेगा, मैं आपको श्योरिटी देता हूं, जैसे जैसे आपको चीजों की नॉलेज होगी, आप आई होप इतना इंटरेस्ट बना लोगे, फिक्स हो जाएगा दिन के 2 पेपर तो मैंने सॉल्व कर ही देने हैं। अब 2 पेपर ऐसा नहीं है कि 3 + 3 6 घंटे के, वो 6 में ही हो जाएंगे। चीजें सीख रहे हो, पहले क्या करते हो, बुक से उठाकर पहले सारी चीजें सीखते हो, पेपर तक पहुंचने के लिए टाइम ही नहीं बचता, ना ही वो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि चीजें पहले भूल जाती हैं, सिलेबस इतना ज्यादा है, दोबारा सिलेबस की रिवीजन में आ जाते हो। लेकिन अब उस डीप लेवल तक चीजों को खा रहे हो कि यहां पे ये चीज ऐसे पूछी गई, ऐसा क्यों है, समझ तो लग गया मुझे, सोल्यूशन देके बुक में चलता हूं, बैक रिवर्स सारा जाके चीजों को समझो, एक एक करके ऐसे आगे बढ़ो। एक अप्रोच तो आपके पास ये है, जिन बच्चों की थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा अपने सब्जेक्ट में, वो इस अप्रोच को फॉलो करो। जिनको लगता है कि नहीं मैं अभी भी वीक हूं, तो आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल
मार्केट में आपको पता है स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं, जहां हमारे पास आप वेबसाइट पर जाकर हमारी चेक कर सकते हो कि एनालाइजर्स अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी चीज की फैसिलिटी ऑप्ट कर सकते हो जो आपको ईजी लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास जो पास्ट पेपर हैं वो आपके चैप्टर वाइज, देखो स्कैनर में तो आपको साथ में क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, एनालाइजर में हमने सिर्फ बताया हुआ है कि मान लो आपका अकाउंट्स का फॉर एग्जांपल नवंबर 21 का पेपर, पहला क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से था, कितने मार्क्स में से था, पहले का बी पार्ट कौन से चैप्टर में से था, कितने मार्क्स का था, और साथ में उसका क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ताकि आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है आपको खुद ना दिमाग लगा के सॉर्टिंग करनी पड़े, एनालाइजर से देखते जाओ, जिसमें आप चैप्टर वाइज देख लोगे कि अच्छा इस पेपर में फर्स्ट चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन आया, दूसरे पेपर के एनालाइजर से देख लो कि इस पेपर में इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो आप स्कैनर एनालाइजर जहां अपना हार्डवर्क करना चाहते हो, अपने खुद सॉर्टिंग करना चाहते हो, कोई भी जो भी मकसद क्या है कि मैंने चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, मैंने चैप्टर वाइज पास पेपर्स को उठाना है, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज उठाऊंगा मुझे लगेगा रिलेटेड चीजें आएंगी, क्योंकि मेरी अभी थोड़ी प्रिपरेशन वीक है, तो मैं थोड़ा रिलेटेड कंसेप्ट उठाऊं तो वो मुझे ज्यादा बेटर सॉल्व करने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो मैं पहले सारा सिलेबस खत्म कर लूं, तो मैंने बहुत सारे केसेस मोस्टली ऐसे ही देखे हैं कि सिलेबस खत्म करते करते बाद में प्रैक्टिस की तो बारी नहीं आती, फिर दोबारा सिलेबस खत्म करने लग जाते हैं, जो एग्रीगेट है हम उससे नीचे ही रहते हैं, जो मर्जी कर लो। तो मेरे ख्याल से मैं जो कहना चाहता हूं, आप सभी ने मेरे कंसेप्ट को कैच किया है, और ये वो सजेशन है आप सबके लिए। आप, मैं सही बताऊं कि शायद इसके लिए आप इतनी जल्दी इसको यूज करके, इतनी जल्दी चीजों की प्रैक्टिस करके अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव कर लोगे, शायद आप और जितने मर्जी पैसे खर्चते रहो तो भी आपका वो लेवल नहीं अचीव हो पाएगा। आज मैं आपको वो सजेशन दे रहा हूं। अब आगे आपको ये सजेशन कितनी फॉलो करनी है या माननी है, या आपने मेरी बात को कितना अंडरस्टैंड किया, या अभी भी आप शॉर्टकट्स के पीछे भागना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप बहुत सारी वीडियोस ढूंढ सकते हो जिसमें आपको 2-2 मिनट में, 4-4 मिनट में शायद एडवाइस मिल जाएगी कैसे कर लो, लेकिन वो कितनी प्रैक्टिकल होती है वो आपको भी पता है, वो मेरे को भी पता है ना। तो इसलिए ये जो चीज मैंने बताई है, इसके लिए पेशेंस चाहिए, इसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में कर गया, उसने पहली बार ही ये चीज अडॉप्ट की, उसने टाइमली सिलेबस खत्म करके इतनी प्रैक्टिस पर आ गया। अब हम टाइमली सिलेबस को नहीं खत्म कर पाए, अटेम्प्ट दे दी है, अब वो 3-3 महीने वाला साइकिल स्टार्ट हो गया, तो इस चीज के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। तो इसके लिए टाइम ऐसे ही निकलेगा, इसको साथ साथ ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब, अच्छा एक चीज और यार, याद से ना वीडियो को लाइक करके ना कमेंट बॉक्स में मुझे ना अपना नाम लिखकर, एटलीस्ट आप सीए इंटर के हो, ग्रुप 1 के हो, 2 के हो, बोथ के हो, फाइनल के हो, फाउंडेशन के हो, नाम लिख के ना थोड़ी ये डिटेल बतानी शुरू कर दो, ताकि मैं अब रेगुलरली आपके लिए वीडियोस आनी शुरू हो गई है मेरी, ताकि मेरे को भी 1 हफ्ता 10 दिन में पता लगना शुरू हो जाएगा कि नाम से कौन से बच्चे रेगुलरली देख रहे हैं। तो मैं उनके कमेंट्स को पहले रीड करके उनके प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना शुरू कर दूंगा कि ये रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो इनके कमेंट्स को पहले उठाना है और इनकी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना है। तो ये आप लिखना, बस अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर अपनी क्लास मेंशन कर दिया करो कि आप कौन से, तो मेरे को आगे धीरे धीरे करके माइंड में बैठ जाते हैं कि हाँ ये बच्चा रेगुलरली अपना नाम लिखता है, तो इसने कोई भी क्वेरी पूछी है तो उसको पहले रिजॉल्व किया जाए। तो चलिए आज इतना ही रखता हूं। ग्रुप आपका अगर बोथ है तो मैंने आपके लिए शेड्यूल भी डाला था, अगर सिंगल है तो शेड्यूल में 1 आधे दिन में लेके आने वाला हूं, पूरा जबरदस्त शेड्यूल, ठीक है। बने रहना चैनल के साथ, न्यू हो तो ज्वाइन कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।